थोड़े एग्जाम्पल भी देखे थे. लेट्स प्रोसीड. नाउ यू टेक एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 13 ले लो. क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन. कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट. इधर डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है. डेट ऑफ ड्राइंग्स मतलब वो डेट ऑफ ड्राइंग है बिल का. ओके. पीरियड एंड अमाउंट. तो बिल ऑफ एक्सचेंज का सम है. बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रॉब्लम में याद रखना है आपको 3 days ऑफ ग्रेस लेना है. और डे अपना इधर आफ्टर डेट आफ्टर साइड का तो इश्यू नहीं है. एंड हॉलीडेज वगैरह तो ध्यान रखना है. प्रीसीडिंग अनसर्टन है तो सक्सीडिंग. आपका कॉलम्स रहेगा यहाँ पे नंबर, डेट ऑफ ड्राइंग, पीरियड, ड्यू डेट, अमाउंट. अमाउंट को मैं थोड़ा राइट में रख रहा हूँ so that multiplication becomes easier. Then you have number of days from base date and product. ठीक है. Sum number 13 we are doing. 1 2 3 4. 26 September 99. 2nd October. ये डेट ऑफ ड्राइंग है. ठीक है. डेट ऑफ ड्राइंग में पब्लिक हॉलीडे हॉलीडे का कोई टेंशन नहीं. ड्यू डेट आया उस पे देखने का. 23rd November, 5th December. ड्यू डेट पे देखना अगर कोई हॉलीडे आ रहा है तो. बाकी तो कोई टेंशन नहीं है. यहाँ पे सेम डेज लेना है. 4 month, 4 month, 2 month एंड 3 month. ड्यू डेट क्या होगा? 26 सितंबर से 4 महीने. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन. 29 जनवरी 2000 हो जाएगा आपका साल. ये ध्यान रखना है कि आप 99 से 2000 पे जा रहे हो. ठीक है. 2 अक्टूबर से लेके 4 महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी. 5 फरवरी 2000. 23rd नवंबर से 2 महीना, दिसंबर, जैन. 26 जैन का हो जाएगा 25th जैन 2000. 5 दिसंबर से 3 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च. जनवरी, फरवरी, मार्च. 4500, 3005. These are the amounts. Okay. Number of days from base date. So what will be your base date? You take the earliest of the, you can take any damn date, no problem. But if you take the earliest of the due date, your calculations will become quite easy. So I think my earliest of the due date is here. Can you see that? 25th January. So taking 25th January as base date. 25th Jan as base date is calculation of average due date. Base date is 25th Jan. So 26th Jan आएगा ना, 3 days of grace. रिपब्लिक ना यार. पब्लिक हॉलीडे है तो प्रीसीडिंग, अनसर्टन हॉलीडे है तो नेक्स्ट. 26 का हो जाएगा 25th जैन. बराबर है. देन 25th जैन टू 25th जैन इधर 0 days है. 25th से 29 जैन इज 4 days. 25th जैन से 5th फरवरी आएगा 6 और 5, 11 दिन आ रहा है. 6 + 5, 6 दिन जनवरी का, 5 दिन फरवरी का, 11 days. एंड
25 जनवरी से 8 मार्च। नाउ इधर वापस थोड़ा केयर रखना है आपको। योर 2000 इज अ लीप ईयर आई थिंक, तो लीप ईयर विल हैव 29 डेज इन फेब्रुवरी। तो 6 दिन जनवरी के, 29 डेज फेब्रुवरी के और 8 दिन मार्च के, तो 35 प्लस 8 43 डेज आना चाहिए। मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 14,000 27,500 0. What is 43 into 3,500? Please tell me. 150,500. Total 192,000. now का total आएगा 6 plus 14,000. तो average due date is equal to, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अभी फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, दिस इज 25th Jan प्लस 192,000 अपॉन 14,000 डेज। ओके, वेटेड एवरेज ऑफ डेज कर रहे हो आप। 25th Jan प्लस ये क्या आ रहा है डेसिमल, 13.71. 13.71 days, which is 25th Jan plus 14 days, which is जनवरी का 6 दिन हटाओ तो 8 फरवरी 2000, दैट्स योर एवरेज। सर बीच का कोई डेट लेते तो माइनस में करेगा जो प्रीसीडिंग डेज है। हाँ, बीच का कोई है तो माइनस में, समझो आपने 29 जैन ले लिया बेस डेट, तो 29 जैन से 5th फेब, 29 जैन से 25th जैन, तो इधर -4 आता। अगर मैं 29 जैन लेता ना तो इधर -4 आ जाता, फिर 29 जैन से 8 में तो वापस पॉजिटिव, ऐसा। तो ये प्रोडक्ट भी बाद में माइनस होता और फिर टोटल प्रोडक्ट में वो माइनस हो जाता। सर अगर एडीडी पब्लिक हॉलीडे डेट आया तो उसका कुछ नहीं करने का ना? एडीडी पब्लिक हॉलीडे डेट का कुछ, एडीडी इज नॉर्मल डेट, वो वैसे भी एक अप्रोक्सीमेट डेट मिलता है आपको। अब ये 13.71 है ना, तो एग्जैक्ट डे नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट डेट है कि जिस दिन आपका वो नेग्लिजिबल 1-2-5 रुपए का ऊपर नीचे इंटरेस्ट का फर्क आए, वो एक डेट मिल जाएगा, दैट इज इट। कंफर्टेबल? तो खाली लीप ईयर का ध्यान रखना, नोट लिख लेना, अज्यूम मत लिखना। वी हैव टेकन 29 days in February as year 2000 is a leap year. Year 2000 is a leap year. ये leap year क्यों होता है पता है किसी को? वो 4 साल एक्स्ट्रा हो जाता है। क्यों एक्स्ट्रा होता है? वो रिवॉल्यूशन या रोटेशन का कुछ तो है। 6 आवर्स 365 डेज 6 आवर्स का पर ईयर 6 आवर्स बचता है हमारे। का डिफरेंस रहता है हर ईयर। राइट, रोज का दिन में कुछ 7.5 मिनट या ऐसा कुछ है, आपका पर ईयर कुछ 7.5 या 7.75 मिनट ऐसा कुछ है पर डे, तो आपका 6 आवर्स कुछ साल का बच जाता है, एक्स्ट्रा रोटेशन का लगता है, इसलिए एक दिन पूरा बढ़ जाता है। ये सब अपना का सिस्टम के वजह से है। कौन सा वो ग्रेगोरियन नहीं, ग्रेगोरियन है ना, ग्रेगोरियन सिस्टम वी आर फॉलो, ये कैलेंडर के वजह से। अपना जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल सिस्टम है ना, जो पंचांग एंड ऑल में होता है हिंदू सिस्टम, उसमें इट इज एग्जैक्ट परफेक्ट 28 डेज का जो मंथ रहता है, उसमें परफेक्ट जो तिथि का कैलकुलेशन है। अभी भी एट प्रेजेंट भी आप अगर हाई टाइड और लो टाइड आपको ढूंढना है रेनी सीजन में, तो यू कैन इमीडिएटली टेक द तिथि यू नो राइट, पूनम, एकम, दूज, तीज, चौथ, उसको 3/4 से आप मल्टीप्लाई करो एंड एग्जैक्ट टाइम ऑफ हाई टाइड यू विल गेट, दैट इज द टाइम ऑफ हाई टाइड, 2 टाइम्स हाई टाइड और उसका ऑपोजिट है लो टाइड का टाइम। अभी भी आप ढूंढ, अभी आज समझो मंडे को इट वाज पूर्णिमा, तो इट वाज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आज, तो चौथ है आज। तो आज अगर आपको लेना है तो 3 o'clock को आपका हाई टाइड का टाइम रहेगा, 3 o'clock in the night and 3 o'clock in the afternoon, that is a high tide time, and opposite to that 9 o'clock and 9 o'clock is a low tide का peak time. That system is too accurate.
अभी भी पूरा ग्रह नक्षत्र तारा कितने भी सालों का हिस्ट्री रिकॉर्ड्स देख के करने का आपको, यू कैन चेक एंड सी दैट. Sometimes you are able to see the planets also in the sky. You know, Jupiter दिखता है आपको नेकेड आई से, सैटर्न दिखता है, मार्स दिखता है. ओके, वो भी आप उधर पंचांग में दिया रहता है. इस राशि में, राशि इज दैट क्लस्टर ऑफ स्टार्स, उस राशि में ये पड़ा है तो बराबर मून के बाजू में वीनस रहता है, बराबर मून के बाजू में जुपिटर दिखेगा आपको, तो मून के सैटर्न लाइन में दिखेगा एंड ऑल दैट ऑल थिंग इज गिवन. वेरी मच एक्टिव. चलो बढ़े आगे. नेक्स्ट वन. अभी आप लोग जाते हैं क्वेश्चन 14 में. अभी क्वेश्चन 14 में आपको डेज दिया है, तो जब भी डेज दिया है तो डेज में रखने का, मंथ्स दिया है तो मंथ्स में रखने का. लेकिन 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 3 डेज ऑफ ग्रेस दोनों में ऐड करना पड़ेगा. समझ में आई बात? चाहे वो मंथ का कैलकुलेशन हो, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है. बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 दिन है लफड़ा. आपका लोन रिपेमेंट में 3 दिन नहीं होता, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 दिन का इश्यू रहता है. तो लोन रिपेमेंट है तो 3 दिन ऐड नहीं करने का. बिल है, बिल का हिंट दिया हुआ है, डेट ऑफ बिल दिया हुआ है, तो बिल का डेट दिया हुआ है, तो वहां से आपको जो भी ड्यू डेट आता है, डेज है तो डेज, मंथ्स है तो मंथ्स, उसमें यू विल ऐड 3 डेज ऑफ ग्रेस. ऑलवेज यू विल ऐड 3 डेज ऑफ ग्रेस. ओके, ऑलवेज यू विल ऐड 3 डेज ऑफ ग्रेस. दिस इज नंबर, दिस इज date of drawing, this is period, then we write due date. लिख दो तो अच्छा पड़ेगा. Due date, then we go for amount, then we go for number of days from base date, then we go for product. So there are 4 amounts, 1, 2, 3, 4. 20th April 99, 15th May 99, 3rd June 99. Any, just 3. And period is 114 days, 60 days, 93 days. So 114 दिन फ्रॉम 20th अप्रैल जाना है और फिर 3 दिन एक्स्ट्रा, मतलब 117वां दिन आपका ड्यू डेट आएगा. ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग? अप्रैल में हैं 10 डेज ऑफ अप्रैल, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और 92, 102 और 12. तो 12 अगस्त, 12 अगस्त प्लस 3, 15 अगस्त, मतलब 14 अगस्त. 14 अगस्त चैप्टर लोगे, देखो इतना 114 दिन बाद भी एकदम 15 अगस्त को आया. 15 अगस्त का यू विल टेक 14 अगस्त. बराबर है, मिला. 14 अगस्त इज द ड्यू डेट फर्स्ट वाले का. सेकेंड वाला है 15 में से 60 दिन लेना. 16 डेज ऑफ मई, 30 डेज ऑफ जून, जुलाई का कितना लोगे? 14 दिन. 14 जुलाई प्लस 3 डेज, 17 जुलाई. 17 जुलाई 99. 3rd जून से 93 डेज लेना आपको, तो 27 डेज ऑफ जून, 31 ऑफ जुलाई, 31 ऑफ अगस्त, 82, 89 और 4, तो 4 अगस्त से 3 दिन और, तो 7 अगस्त. प्लीज चेक कर लो, ये 3 डेट्स आ रहे हैं, 14 अगस्त, 17 जुलाई, 7 अगस्त. प्लीज चेक. सितंबर आ रहा है, 7 सितंबर. 7 सर सितंबर. जून, जुलाई, अगस्त. ओके, सॉरी 7 September. Yeah, 14th August, 17th July, and 7th September. Which date you will consider as your base date over here? 17 July. Taking 17 July as base date.
और लिख देने का क्या अज्यूम किया आपने बेस डेट. ओके, दिस इज बेस डेट इज 17th July. अमाउंट्स वर 25, 15 एंड 10. सर वो वाला 16th आ रहा है कि 17th? पहला 17 आ रहा है कि 16 देखते हैं. 15 मई से मई के 16, जून के 30, जुलाई के 14 प्लस 3 17 आएगा ना. मई में 31 होता है ना. करेक्ट है ना. चेक कर लो. हाँ, डेज का इसमें यही लफड़ा है, खाली डेज का कैलकुलेशन में सिली एरर होने का चांस है. सो वी डबल श्योर ट्वाइस यू चेक. बेस डेट मैंने 17 जुलाई लिया है तो ये 0 रहेगा. फिर जुलाई का 17 जुलाई से 14 अगस्त पे जाना है आपको. ठीक है, तो 14 days plus 14 days that is 28 days. 17 जुलाई से आपको 7 सितंबर पे जाना है. तो 14 days of July plus 31 days of August plus 7 days of September. That is 45 plus 52 days. 52 days. 28 into 25. How much is 28 into 25? 7 लाख आ रहा है क्या? Is it 7 lakh and 5 lakh 20? Are you getting? Hello. हाँ मिल रहा है. 50,000 और 12,20,000 को चेक कर लो. 10th August है 10th August. एक सेकेंड. ADD is nothing but बेस डेट था अपना 17 जुलाई प्लस 12,20,000 डिवाइडेड बाय 50,000. कितना आता है आपका? ये डेसिमल बताओ पहले. ये डेज कितने आ रहे हैं आपके? 24.4. 24.4 डेज. तो 24 कर देने का लोअर साइड. ओके, राउंडिंग ऑफ ऑन द लोअर साइड. सो यू गेट 17 जुलाई प्लस 24 डेज. तो 14 और 10 अगस्त 2000 नहीं 99. 10 अगस्त 99 इज योर ड्यू डेट. कळलं की नाही? भेटलं की नाही सर्वांना? सांगा. मिला? सबको मिला? चलो ट्राई करो क्वेश्चन 17. क्वेश्चन 17 में भी हम लोग 95 से 96 पे जा रहे हैं. ये ट्रांजिट ईयर रहता है ना, तो फरवरी का ध्यान रखने का. 95 से 96 में जा रहेगा सम आपका. 96 is a leap year. Your 95 is not a leap year, but 96 is a leap year. So February will have 29 days. वो नोट लिखना है. और उधर 2 महीना है और 2 डेज है, तो डेज को डेज में रखने का, मंथ को मंथ में रखने का. बराबर है. बट दोनों में ऐड 3 days ऑफ ग्रेस. डोंट फॉरगेट टू ऐड 3 days ऑफ ग्रेस. नंबर 70. ये भी डेट ऑफ बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज का ही सम है. डेट ऑफ बिल देख के आपको क्लिक हो जाएगा ये बिल ऑफ एक्सचेंज है. बिल ऑफ एक्सचेंज है तो सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कंडीशंस आ जाएंगी. बराबर है. 17th. डेट ऑफ ड्राइंग का कोई भी पब्लिक हॉलीडे टेंशन नहीं लेना है. सेम टू सेम.
ड्यू डेट पे वो चेक करने का, सर्टन अनसर्टन हॉलिडे। Here is 4 1 2 months 0 1 days 88 days ड्यू डेट 26 नवंबर से 2 महीना, मतलब दिसंबर जैन 29 जैन आएगा, 29 जैन 96 हो जाएगा। 13 नवंबर से बाप रे बाप 101, हाँ 17 10 31 10 31 25 फरवरी आ रहा है क्या सेकंड वाले? हाँ 2 अक्टूबर से जाना 29 डेज 30 डेज। ये भी गम्मत है अभी तीसरे वाले में 30 + 59 होता है, और 29 दिसंबर आ रहा है प्लस 3 दिन 31 और 1 जनवरी आ रहा है। फर्स्ट जैन 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 तो फर्स्ट जैन भी हॉलीडे रहता है। 1 जैन इज नॉट हॉलीडे, उससे 1 जैन इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे यार। तो ऑफिस गोवर और वाला हम लोग अपना नाइट पार्टी करके खुद बना लेते हैं। 25 डिसंबर इज 25 डिसंबर इज अ नेशनल हॉलीडे। 26 जैन 25 दिसंबर 2 अक्टूबर 1 जैन 96 16 दिसंबर से 1 महीना, तो 16 जैन 19 जैन 96। what base date should I take? Taking जैन 1 लेना जरूरी है, 1 जैन 96 as base date। Okay? Base date is 1 Jan 96, 1 Jan 96। Amounts are 4 3 4 1 2 3। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम दिस डेट, इसका तो 0 है, 1 से 29 इज 28 डेज, 1 Jan से 19 Jan is 18 days, 1 Jan से 25 Feb is 30 plus 25 55। Multiply this by this by this. This is 0, this is 55,000, this is 18 are 54,000, 28 4s are 50 plus 112 12 or 109। So 221,000 यार है क्या 221,000? प्लीज चेक getting these, check check check। 23rd जाना अरे हाँ सर 23rd अच्छा हाँ ADD मिल गया, वेरी गुड। तो ये मिलेगा 1 Jan प्लस 2,21,000 अपॉन 10,000 डेज। ये डेज का वेटेड एवरेज है आपका, जहाँ पे अमाउंट आपके वेट्स है। 1 Jan प्लस 22.1 डे आ रहा है मेरे को। 22.1 days what? 22 days। So this plus 22 days which is 22nd Jan 22nd Jan 23rd ना 22 plus 1 अरे 22 plus 1 23rd Jan 23rd Jan 96 is your due date। 22 plus 1 23। कर लो प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए एरर्स होता होगा अभी भी शायद सम ऑफ यू। ओके ट्राई 16th सम 98 से 99 पे जा रहे हैं, ट्रांजिट ईयर आएगा शायद,
98 से 99 शायद जाना पड़े। इसमें कोई लीप ईयर का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 16th सम नंबर 16। डेज को डेज में रखना है, मंथ को मंथ में रखना है, बिल ऑफ एक्सचेंज का सम है 3 दिन ऐड करना है। डेज को डेज रख के 3 दिन ऐड करना है, मंथ को मंथ रख के 3 दिन ऐड करना है। पब्लिक हॉलीडे आ रहा है तो प्रीसीडिंग डेट। पब्लिक हॉलीडे के लिए 4 दिन याद रखना खाली, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 2 जनवरी और 25 दिसंबर, बस। बाकी तो के हिसाब से घूमते रहता है साल। दीज आर फिक्स्ड हॉलीडेज। अभी तो ये एक्चुअली पब्लिक हॉलीडेज का भी कंसेप्ट निकल जाएगा वेरी सून, वो NEFT and all IMPS is all 24/7, or even on Sundays and all UPI can transfer the money. Now Sundays are not blocking any business. पहले तो क्या है, बैंक्स खाली मंडे टू सैटरडे ओपन रहता था, वर्किंग आवर्स में ही रहता था। तो बहुत फास्ट हो गया है सब ऑनलाइन। मिला ना शेड्यूल टेस्ट का? देखा? 25, 27, 29 एंड 31। बराबर से प्रिपेयर करके करना। सेम ऑर्डर रखा है जो आपका इंस्टीट्यूट में होता है। अकाउंट्स का फुल 3 आवर्स का पेपर है जो इंस्टीट्यूट में मिलेगा, 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा डिट्टो। ऐसा सोच लो कि आप पहला प्रीलियम ही लिख रहे हो, 80 मार्क का तो पोर्शन हो जाएगा तब तक अपना। मैथ्स का एग्जाम संडे को है? कैसे संडे? फाइनल मतलब फाउंडेशन नवंबर। अरे फाउंडेशन तो यार दिवाली के बीच में डाल दिया है, क्या फालतूगिरी किया है। 15 को दिवाली ना, 15 को दिवाली है और तभी एग्जाम है। तभी वो 2 दिन बीच में छुट्टी दिया है दिवाली का, पागल है क्या सर ये। है येड़ा। और फिर लिखते हैं वी डोंट गिव पब्लिक। ओ आई डाउट ये डेज रहेंगे, मेरे को गट फीलिंग हो रहा है ये चेंज होने वाला है, ये शेड्यूल नहीं होएगा। 9 to 18 वाला जो आया है अभी फाउंडेशन का, इट्स वेरी मच डाउटफुल। लेट्स सी। तो इसमें 2 डे मतलब 2 सेम डेट को पढ़े तो वो भी लेंगे तो 0 आ जाएगा, कैलकुलेशन इजी होगा। लेकिन बाद में कुछ नेगेटिव आ जाएगा, उसमें ध्यान रखना माइनस पड़ेगा। कर जाएगा ना ऐड के बदले। यस, ट्राई करो वेरिएशन करके, मिलेगा, आंसर से नहीं आएगा। पंद्रहवा सम आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 15 इज फॉर होमवर्क। तो कौन से 2 डेट सेम आ रहे हैं? पता नहीं। 27 अक्टूबर ना। हाँ नहीं आ रहा है तो लोचा किया है डेज में, कैलकुलेशन चेक करो। अक्टूबर आया। आई डोंट नो, चेक। हाँ 17 अक्टूबर। अगर आगे का डेज लेंगे तो माइनस में आएगा ना, मतलब हाँ हाँ हाँ, बेस डेट अगर आप आगे का लोगे
तो पीछे आके माइनस करने का, वो प्रोडक्ट भी माइनस होगा, वो प्रोडक्ट टोटल में माइनस हो जाएगा। 19400 माइनस पे। पूरा प्रोडक्ट ही फाइनल माइनस में आ रहा है तुमको, हाँ माइनस आ रहा है। सेव कर देने का वो डेट बेस डेट में। आंसर सेम आएगा, एडीडी सेम आएगा। 17 अक्टूबर आ रहा है। 17 अक्टूबर। एडीडी विल बी सेम आइदर ऑफ द केस। वो प्लस माइनस का ध्यान रखना है, कर सकते हो। माइनस का क्या है, लफड़ा रहता है, कभी कोई भूल जाता है माइनस का प्लस कर देगा तो इश्यू हो जाता है, ऐसा है। इसके लिए फिर वो अर्ली डेट लेके हमेशा पॉजिटिव आंसर लेके आए। सिंगल एंट्री में भी करते थे ना, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल। उल्टा करने का रीजन यही था कि पॉजिटिव आंसर मिले प्रॉफिट्स का। सीधा भी कर सकते हो, फिर नेगेटिव मिलेगा। 19,400 आ रहा है नेगेटिव में। हाँ, नेगेटिव 19,400 मिला ना रौनक। हाँ सर 9400। वो नेगेटिव है तो वो प्रोडक्ट नेगेटिव है, न्यूमरेटर नेगेटिव है तो आपका डेज भी नेगेटिव मिलेगा। तो वो नेगेटिव है तो माइनस करने का, पीछे जाने का फ्रॉम बेस डेट, अगर आगे का बेस डेट लिया है। 15th सम इज फॉर होमवर्क। और क्या आया ड्यू डेट एडीडी क्या है? 17th अक्टूबर मिला। हाँ 17th अक्टूबर। 15th सम इज फॉर होमवर्क। और मुझे बताओ 10, 11, 12, 13, 14 में से कुछ बाकी है? 10, 11, 12, 13, 14 सब हो गए? नहीं हो गया सर। हो गया, बढ़िया। आ जाओ सम नंबर 19। 19 is a past paper problem only, I think, या MTP का, I don't remember। 19th 5 मार्क का प्रॉब्लम ऐसा पूछ सकता है आपको इंस्टीट्यूट। तो अब तक जितना किया वो सब नहीं आएगा। वैसा भी आ सकता है। ये वाला पूछ लिया है एक बार, ये टाइप का आ चुका है। महनाज एक्सेप्टेड द फॉलोइंग बिल्स ड्रॉन बाय शहनाज। देखा, तो महनाज एक्सेप्टेड द फॉलोइंग बिल्स ड्रॉन बाय, हो गया सबका मिला 17 अक्टूबर। डन डन डन। चलो, महनाज एक्सेप्टेड द फॉलोइंग बिल्स ड्रॉन बाय शहनाज, मतलब महनाज हैज टू पे शहनाज ऑन 8th मार्च। वो सब 4000 वो सब डेट ऑफ ड्रॉइंग है। ओके, चारों बिल का डेट ऑफ ड्रॉइंग दिया है, पीरियड ऑफ द बिल दिया है, फिर दिया है ही वांट्स टू पे all the bills on a single day. Find out this date. Interest is charged at 8% per annum and Mehnaz wants to save 157 rupees by way of interest. Calculate the date on which he has to effect the payment to save an interest of 157. क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ आया कुछ? अब तक वो इंटरेस्ट नलिफाई हो रहा था, नाउ ही वांट्स टू सेव 157। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या एवरेज ड्यू डेट विल बी और आंसर ऑन दैट डेट विल इट बी एबल टू सेव 157? नहीं सर, रिटायरमेंट है ना, वो बिल रिटायरमेंट का रिटायर पीरियड करेगा। ज्यादा। तो आपको एक बार एडीडी मिल जाएगा, उसके बाद क्या करोगे आप? एडीडी विल आगे जाओगे कि कैलकुलेट पीछे कि आओगे? 157 कितने डेज तक लगता है। हाँ, वो डेज से क्या करोगे, पीछे आओगे कि आगे जाओगे? पीछे जाएंगे, पीछे आएंगे। पीछे आएंगे। ये जितना जल्दी पे करेगा, एडीडी से जितना जल्दी पे करेगा उतना रिबेट मिलेगा उसको, और एडीडी के जितना बाद पे करेगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा उसको, बराबर है ना? तो पहले एडीडी ढूंढना है, फिर वो 157 रुपीज 18% के हिसाब से कितने दिन पे लगेगा वो ढूंढने का, और उतने दिन पीछे आना है। लेट्स बिगिन। लॉजिकल है, कुछ है नहीं इसमें याद रखने जैसा। दिस इज go back on mute. Number, date of bill, number, date of bill, period, due date, amount,
number of days from base date and product. छोटू सा सम रहता है, ओके 5 मार्क के लिए, तो प्रेजेंटेशन हो सके उतना अच्छा करना है यहाँ पे. 1 2 3 4 8th March 18 16th March 18 7 April and 17 May 18. Period of the bill is 4 3 5 3 months. Due date 8 May April May June July 11 July April May June 19 June May June July August September 10th September April May June 20 June. So taking July June 19 June 20 अगस्त आएगा ना? 20th अगस्त आएगा. किसका? मई है, अरे सॉरी मैं मार्च ले लिया. हाँ मई है, मई जून जुलाई अगस्त 20th August. We are taking 19th June as base date. ADT base date is 19th June. Amounts are 4565 5 6 तो 11th 19 जून से 0 हो जाएगा. 19 जून से 11 plus 11 22 days. 3 जून से 11 of June plus 31 of July plus 31 of August plus 10 of September. 3 days. 19th 11th 42 62 days. Are you getting 22 0 83 62? Please check. 88,000 0 3 6 8 6 48 18 98 5 is 310 7 98 808 888 896,000. Please check 896,000 आ रहा है क्या? check 96,000 upon 20,000 days है ये भैया, days. 19th June plus 40 44.8 days है भैया, days. तो 19th June plus 45 days करके देख लेने का. 11 गया, पूरा जुलाई गया, 30 32 42. 3rd August आ रहा है क्या? I don't know. 3rd August is your average due date. लेकिन यहाँ पे आपकी कहानी खत्म नहीं होती है, ये आगे भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा. 3rd August आ रहा है आपका एवरेज ड्यू डेट. चेक कर लो. उसके बाद भी आपका स्टोरी आगे बढ़ रहा है कि अगर वो 3rd अगस्त को सब कुछ सेटल करता है तो नो लॉस और गेन ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर, राइट. 3rd अगस्त से 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन आगे जाएगा तो इंटरेस्ट लॉस होना चालू हो जाएगा उसको, और 3rd अगस्त से पीछे आएगा तो उसको इंटरेस्ट का गेन चालू हो जाएगा. अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये नहीं दिया है कि कितना दिन पहले पे करने का, वो दिया है कि आपको कितना दिन पहले पे करे तो 157 सेव हो. तो इधर नेक्स्ट लाइन पे लिखना, टू सेव इंटरेस्ट
of rupees 157. To save interest of rupees 157, let Mehnaz pay X days before average due date. To save interest of 157, let Mehnaz pay X days before average due date. So इसका मतलब क्या है? 157 रुपीज ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीएनआर वाला फॉर्मूला. कितना अमाउंट देना है उसको? 20,000 देना है एट द रेट ऑफ 18% देना है. कितना दिन पहले देने का? x days अपॉन 365 या 366 डिपेंडिंग अपॉन द ईयर. तो यहाँ पे 2018 इज अ नॉन लीप ईयर, so I'll take 365. It is a leap year, take 366. तो इसको सब ये बाजू लेके जाओ तो x is what? X will be 157 into 100 into 365 divided by 20,000 into 18. 15.9. 15.9 off to 16. So that is 16 days. तो मतलब in order to pay save interest of 57, he has to pay 16 days before the due date. ये बात समझ आई सब? 16 दिन पहले पे करने का. कर लो. पक्का बेटा, सिंपल सा लॉजिक है. इंटरेस्ट कितने टाइम का? इस इंटरेस्ट बोलो या रिबेट बोलो, एक पार्टी के लिए इंटरेस्ट है, दूसरे के लिए रिबेट तो है. वो डेट कैलकुलेट नहीं करने का करेंगे ना. ये मैं बोल रहा था कि यहाँ तक 16 डेज का लॉजिक समझा. अभी therefore Mehnaz will pay on which date? 3rd August minus 16 days, which is 3rd August से 16 डेज. आप वापस जाओ तो क्या मिलेगा? 3 गए, 13 और गए, 13 जुलाई में से गए तो 18 जुलाई. 18th July 2018. Mehnaz will pay on 18th July 18. Okay, to save 157 rupees as interest. To save 157 rupees as interest. 18th July 2018. That's your date. Clear? Is that clear? Okay. Got it? Sum number 24 you take now. Sum number 24. Sum number 24 देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है. Sum number 24. सर थोड़ा एक मिनट ऊपर दिखाओ ना. Yeah. Twenty-fourth sum. 16 दिन पहले. 16 days before the due date. Okay. Sum number 24 you check. Sir. See sum number 24. Anand purchased goods from Amrita. The average due date for payment in cash is 10th August. इसलिए आपको average due date दे दिया. You have been given the average due date. And the total amount due was 67,500. ये भी पता है total कितना देना था? 67,500. How much amount should be paid by Anand to Amrita if the total payment is made on the following dates and interest is to be considered at the rate of 12% per annum? समझ में आया क्वेश्चन पढ़ के? एडीडी दे दिया है 10th अगस्त. आपको सिर्फ पूछ रहे हैं कि अगर वो ये 3 डे पे पे करे, कौन से 3 डे? अगर एवरेज ड्यू डेट पे पे करे तो कितना देगा, अगर 25 अगस्त को पे करे तो कितना देगा, और 30 जुलाई को पे करे तो कितना देगा. समझ में आ रही है बात? तो अपने को क्या करना है? अपने को खाली वो 3 दिन का पेमेंट ढूंढना है, एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट नहीं करना है. समझ में आई वही बात? वो दे दिया है. तो क्वेश्चन में लिखो एवरेज ड्यू डेट इज 10 अगस्त 2016.
Average due date is 10th August 2016. Rate of interest is 18%, 12%. Sorry, rate of interest is 12%. Now, if लिखना number 1, if Anand pays the amount on average due date, तो कितना देगा बताओ मुझे. जितना है उतना. जितना है उतना 67,500. कोई लफड़ा नहीं, नो एक्स्ट्रा पेमेंट, इंटरेस्ट का लॉस नहीं, रिबेट का गेन नहीं, राइट? करेक्ट. इफ ही पेज the amount on due date, then he shall pay 67,500. If Anand pays the amount on 25th August 2016, then क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा उसको कि रिबेट मिलेगा? 15 दिन का इंटरेस्ट लगेगा. 15 दिन. हाँ, सो इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू, पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दिखा देना. PNR वाला फॉर्मूला 67,500 इंटू रेट इज 12% फॉर हाउ मेनी डेज? 10 अगस्त से 25, मतलब 15 दिन अपॉन 366. 2016 इज अ लीप ईयर, बराबर है. तो हम लोग वो लिख देंगे नोट में. देयरफॉर इट इज इक्वल टू व्हाट? ना आता है भैया. 332. 332 exact. No, it is 331.96. 96, which is equal to 332 rupees. बराबर है. So therefore total amount payable will be how much? Total amount payable will be 67,500 rupees plus 332, 67,832 rupees. 67,832. If he is paying on 25th August. Did you get this logic? ADD कैलकुलेट नहीं करना था समय. ADD का मसाला पूरा सब काम करके दे दिया आपने को. आगे का इंटरप्रिटेशन पूछ रहा है कि भाई ADD पे करोगे तो कितना देना है, आगे करोगे तो कितना देना है, पीछे करोगे तो कितना देना है. सिंपल सा. समझ में आ गया तो कुछ नहीं. क्लियर है? और तीसरा वाला लिखना, इफ आनंद पेज द अमाउंट ऑन, क्या दिया है? 30th जुलाई. देन अब क्या होगा भैया? रिबेट में चार्ज होगा. रिबेट मिलेगा. कितने का मिलेगा? देखो 67,500 इंटू 12% फॉर हाउ मेनी डेज? 11. 11 days, right? 11 days, right? 11 दिन का 11/366. तो करिए कैलकुलेट, कितना आता है रिबेट? 243.442. 243.44 rupees, which is equivalent to 243 rupees. So now total amount payable will be how much? 6725. हाँ, माइनस कर देंगे हम 243 का रिबेट इसमें से, 67,257 rupees. Simple as that. That's about it. It was again a 5-marker question. इधर तो आ चुका है, नंबर कहीं तो आया है. ट्राई करो सम नंबर 26 ऑन योर ओन. 26 खुद से कीजिए. ये वाला क्लियर है सबको? मिला आंसर्स? 26th सम. Want to write on your own 26th. सिंपल सा चैप्टर है, 5 मार्क वेटेज, रोकड़ा 5 मार्क्स है इसमें. खाली कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है आपको.
26th one. सर इंटरेस्ट 3146 आया I don't know. हाँ yes. and rebate 4170. 31464170. Please check. 31464170. Rebate कितने दिन का है? How many days interest and how many days rebate? Interest 43 days or 57 days rebate. 43 and 57 days. 3146 and 4120, right? Four one seven zero. 4170. 4170 and 3146 कितना है वो? 3146 interest and 4170 rebate. 31464170. मिला करण भैया? हाँ जम रहा है राधिका सुमानी पमानी टाइल्स. तुम्हारी टाइल्स तुम्हारा है? ओके चलो. सर कितने सम करने हैं? करते जाओ यार, ये तो क्या है, केक वॉक है, स्टार्टर से ये. नेक्स्ट कौन सा? 20 सेकेंड सम खुद से करना है आपको वापस. 20 सेकेंड सम. Sum number 22. Harsh has the following bills due on different dates. It was agreed to settle the total amount by a single check payment. Find the date of the check. Multiple days के bills due दिए हुए हैं. ड्यू डेट ही दिया है ना इसमें ढूंढना. ड्यू डेट ही दे दिया आपको. आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ड्यू डेट दे दिया है. उधर से ही गाड़ी आगे बढ़ाओ, बेस डेट लो. कौन सा सम सर? 22. पहले 26 का आंसर्स मिला सबको. इंटरेस्ट अमाउंट इज 3146 एंड रीबेट अमाउंट इज 4120. तो मेन अमाउंट में से प्लस और माइनस करके दिखाने का. 4170. सॉरी 4170. 70. तो मेन अमाउंट में से प्लस और माइनस करके दिखाना है ये लास्ट में. टोटल अमाउंट पेएबल आपका जो मेन अमाउंट है 178,500. तो यहाँ पे 178,500 प्लस 3146 आएगा. यहाँ पे 178,500 माइनस 4170 आएगा. ओके, कीप दैट इन माइंड. 20 सेकेंड्स हम ट्राई करो खुद से. ट्वेंटी फर्स्ट हो गया हमारा. 21st कि नहीं हुआ बताइए. नहीं हुआ नहीं हुआ. Merchant trader having accepted the following several bills falling due on the different days. Now to the 21st सम भी आपका होमवर्क है. 21st और मैंने ऊपर दिया था 15th आई थिंक. 15th sum was for homework and 21st sum is for homework. 15 और 21 दोनों सम होमवर्क. 15 and 21st.
क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 21। खाली क्वेश्चन 21 में कंडीशन डाला हुआ है, वो लास्ट कंडीशन। ठीक है, चलो ये कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। एनी फ्रैक्शन मतलब थोड़ा भी पॉइंट में आया तो फुल उसको नहीं हाँ 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 पॉइंट हाँ 5 के नीचे होगा तो हाँ हाँ हाँ, वही मतलब है बस। करेक्ट। 21st सम, दैट्स फॉर होमवर्क। एनी फ्रैक्शन डे, कुछ भी फ्रैक्शन डे है उसको फुल डे ट्रीट करने का। 5 मोर देन 5 लेस देन 5 देखने का ही नहीं। थोड़ा फटाफट। सर कौन सा सम करना है? 22 22 is normal. थर्टी 134 193 डेज आया। 33 134 और 193 हाँ 11 जून Check. Are you getting that? Yes, sir. 11th June should be the answer. Please check. Next is 22nd sum, sir. 22nd तो अभी किया ना तुमने? नहीं किया? 22nd ही करने को बोला मैंने अभी। और उसके बाद? उसके बाद कुछ नहीं। 21st होमवर्क है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 22nd ही बोला है अभी। 22nd का आंसर इज 11th of June. Please check. 22nd सम का आंसर इज 11th June. फिफ्थ मार्च प्लस 98 डेज आ रहा है ना। हाँ 11 11th June. 5th March plus 98 days. 11th June. Check. मिला जनरल डन? Be alert थोड़ा in calculations. टेस्ट का पेपर्स आपको कल तक मिल जाएगा। एडमिशन टेस्ट का पेपर्स, उसमें सिली मिस्टेक किया है इन विच सम आई टेल यू। सम नंबर 3 में सिली मिस्टेक किया है काफी लोगों ने। थर्ड सम में गुडविल गेन रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपने ओल्ड रेशियो में कर दिया। काफी लोग 3:1 में कर दिया, इक्वल रेशियो। वो सिली मिस्टेक हुआ है थर्ड प्रॉब्लम में। जर्नल एंट्रीज था एडमिशन का। और सम तो राइट है ऑलमोस्ट सबका। सेकंड सम में भी खास कुछ गड़बड़ नहीं है। सर एडमिशन में जो वो मेमोरेंडम वाला होता है, हाँ, अगर हम उसका कंबाइन एंट्री करते हैं तो व्हाट नरेशन वी शुड राइट? being gain and loss on memorandum reval directly adjusted in partners capital account. Being gain and loss memorandum revaluation directly adjusted in partners capital account. पहले वाले का गेन होता है, दूसरे वाले का रिवर्सल ऑफ गेन या लॉस होता है। तो यहाँ पे गेन और लॉस ऑन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन डायरेक्टली एडजस्टेड टू पार्टनर्स कैपिटल। उसमें गेन 1:1 ही था ना? किसमें? थर्ड में। हाँ 1:1 10.55 आ रहा था गुडविल। हाँ, और एक मिस्टेक मेरे को मिला वही सम में।
वो बंदा एसेट और लाइबिलिटी दोनों ला रहा था, इफ यू रिमेंबर, एज अ कैपिटल। तो एंट्री क्या होती है आपकी? एसेट टू लाइबिलिटी टू कैपिटल। एसेट लाइबिलिटी डेबिट नहीं हो सकता दोनों, आपने वो गड़बड़ कर दिया। एसेट को तो डेबिट किया, लाइबिलिटी को भी डेबिट कर दिया, बिल्स पेबल को। आप लॉजिकली सोचो ना, कोई बंदा अगर कैपिटल ला रहा है बिजनेस में, तो एसेट्स आर कमिंग इन, उसका कैपिटल बढ़ेगा, साथ में वो लाइबिलिटी भी ला रहा है, मतलब वो बिजनेस को बोल रहा है कि आप ये लाइबिलिटी चुकाओ। तो बिजनेस अगर वो लाइबिलिटी चुकाएगा तो उसका कैपिटल घटा देगा ऑब्वियसली। एसेट टू लाइबिलिटी टू कैपिटल इज दैट। बिल्स पेबल भी था वहां, मशीनरी, स्टॉक, टू बिल्स पेबल टू कैपिटल, दैट इज योर जर्नल। बिल्स पेबल डेबिट कर दिया है सम ऑफ यू। और तो बस इतना मिस्टेक्स हुआ नहीं है, ओवरऑल इट इज गुड। एंड सेकंड सम में, फर्स्ट सम कैपिटल और गुडविल में थोड़ा गड़बड़ किया एक दो जन ने। फर्स्ट सम मिल जाएगा अभी कल, चेक कर लो मिस्टेक्स। आभा का ये टाइम काफी मिस्टेक्स हुआ। आभा जी हैं? आभा जी, आभा, आभा का पढ़ाई नहीं हुआ था? यार था सर, फिर भी हो रहा है, पता नहीं, मैंने राइट लिखा था और फिर कट करके रॉन्ग लिखा है, ऐसा किया है इसलिए। क्यों किया? और सर गलती से मैमोरेंडम रिवैल्यूएशन एंट्रीज लिख लिया हो तो कुछ कट हो रहा है? मैंने काटे नहीं है, लेकिन कट हो सकता है आपका मार्क्स। मैंने अभी क्या इग्नोर किया उसको, एक्स्ट्रा मैंने एंट्री लिखा था फिर कट कर दिया। हाँ अच्छा किया। मेमोरेंडम रिवैल में है ना, खाली दो ही एंट्री आता है। मेमोरेंडम टू जो भी है, पहला वाला प्रॉफिट, मेमोरेंडम टू पार्टनर कैपिटल, और दूसरा वाला नीचे का लॉस, पार्टनर कैपिटल टू मेमोरेंडम, बस दो। वो एसेट लाइबिलिटी का जो ये इंक्रीज डिक्रीज है ना, वो एंट्रीज नहीं होती है मेमोरेंडम रिवैल में, वो एंट्रीज ही नहीं करनी है। लैंड एंड बिल्डिंग टू मेमोरेंडम रिवैल, प्लांट एंड मशीनरी टू मेमोरेंडम रिवैल, वो सब नहीं होता है, ये याद रखना। इसने किया है, मैंने एक्स्ट्रा करके काटा नहीं है, बट ये कट सकता है, रिमेंबर दैट। रफ एंट्रीज है, वो करना ही नहीं है। मेमोरेंडम में खाली दो एंट्री, ऊपर का प्रॉफिट लॉस या नीचे का प्रॉफिट लॉस, बस। पार्टनर कैप टू मेमोरेंडम रिवैल, ओल्ड पार्टनर टू मेमोरेंडम रिवैल, एंड मेमोरेंडम रिवैल टू न्यू पार्टनर, उतना ही, दो ही एंट्रीज आएगा बस। सर इसमें वो एचएससी जैसा नहीं रहता ना, ज्यादा आया तो काटते हैं बाद में? नहीं नहीं, ये वो मॉडरेशन वाला पार्ट नहीं है। इसमें एक ही चेकिंग होता है? एक वन टाइम चेक, दैट्स इट। वन टाइम भी ढंग का नहीं करता है ये, करेक्शन का बहुत। And are the moderators like good enough or are they underpaid? All are नहीं, all are CAs checking your paper, but what do they do? Underpaid type बोलो या कुछ भी बोलो, थोड़ा carelessness बोलो, पेपर करेक्शन इज नॉट अप टू द मार्क। इसलिए कितने सालों से ये लोग को बोलते हैं कि करेक्टेड पेपर साइट पर डाल दो, सब लोग देख सकते हैं क्या मिस्टेक हुआ है, किधर कटा है मार्क्स, वो तो दिखाते ही नहीं है। दे आर प्रोटेक्टिंग देयर करेक्टर्स लाइक एनीथिंग। पब्लिक का रैंक चला गया। मेरा फ्रेंड का एग्जांपल ले लो, माय कॉलेज फ्रेंड आदित्य नाम है उसका, ही क्लियर्ड सीपीटी, तभी सीपीटी था हम लोग के टाइम पे। Then he failed in some 8 attempts in inter, IPCC था तभी, 8 continuous attempts he failed in IPCC, and imagine what happened in the 9th attempt of IPCC. He got 36th rank. He got 36th rank pan India. मतलब जो बंदा 8 टाइम से फेल हो रहा है वो सीधा 36th रैंक में आ गया। अगेन फाइनल उसका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, he is giving since 8-9 attempts, तो फाइनल उसका अभी भी क्लियर नहीं हुआ। It was not good। तो ऐसा कभी किसी को विंडफॉल गेन मिल जाता है, किसी का लमसम लॉस भी हो जाता है करेक्शन। तो वो लक फैक्टर तो आपका नॉर्मल पेपर्स में थोड़ा बोर्ड्स में कम रहता है, इधर तो लक फैक्टर आपका 20% तो पकड़ के चलो आपका लक फैक्टर है। सर पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए तो नाम धरना लेके प्रोफेशनल बैठते हैं क्यों दिया है? इंस्टीट्यूट के सामने। सर नाम प्रोफेशनल क्यों दिया है? वो प्रोफेशनल आपका कोर्स है। ऐसा ही करना है तो भी साइड में और एक प्रोविजन रखो ना, 5 लाख रुपीज दो सीधा डिग्री लेके जाओ। वो भी होता है, उनको नहीं मालूम। और नहीं, डिग्री पहले बता कर देना चाहिए ऑफिशियली, ऐसे उनको आईसीआई को चालू कर देना। बट ये धरना वरना इसी रीजन से होता है। so many times this happens and students protest, teachers protest. Can't public file an RTI?
सब हुआ है, आरटीआई फाइल हुआ है, पीआईएल फाइल हुआ है, केस चालू किया है, सब किया है, बट कुछ आया नहीं है उसके ऊपर अभी तक। इम्प्रूव कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, बट जो चाहिए वो अभी तक आया नहीं है। तो पेपर में थोड़ा वो करेक्शन इश्यूज तो रहेगा। सर थोड़ा रिवैल्यूएशन के लिए तो डाल सकते हैं ना पेपर। इसमें कुछ रिवैल्यूएल भी कुछ होता नहीं है, वो आया लेके रखो, पास तो पास, फेल तो फेल, एग्जाम्पशन पर तो अगर कोई एग्जाम्पशन। फेल हुआ रहेगा और फिर अगर मतलब पास हो सकता है, उसने पेपर देखा और पता है तो भी नहीं, वो ही तो प्रॉब्लम है, चेकिंग में किधर गया किधर काटा क्या रिवैल, कुछ नहीं होता है। पास तो पास, फेल तो फेल। इधर सोचो ना, फेलियर को रैंक मिल जाता है, जो पास होने वाला है वो फेल भी हो सकता है मार्जिन पे। इसलिए अपना पढ़ाई एकदम सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख के पढ़ाई करने का। तो वो लोग बोल रहे हैं 200 पासिंग, अपने को 225 पकड़ के चलने का पासिंग है, वो हिसाब से करके यू हैव टू अटेम्प्ट एंड यू हैव टू गो फॉर दैट। थोड़ा करेक्शन एरर्स वी कांट हेल्प। सर shouldn't there be transparency like anything? होना चाहिए, बोल तो रहा हूँ, सब लोग बोलते हैं पेपर्स डालो, करेक्टेड पेपर्स डालो साइट पे, करेक्टर्स कौन है वो बताओ, लोग कुछ डिस्क्लोज नहीं करता है, ना पेपर्स, ना करेक्टर्स का लिस्ट, ना कोई चीज, नथिंग। बहुत टाइम से चालू है मगजमारी। ये तो अभी तुम्हारा फाउंडेशन है, पब्लिक का फाइनल में हुआ है, सीए फाइनल में। सोचो सीए फाइनल 6 महीना पढ़ के दूसरे बार अटेम्प्ट देना, मतलब इट्स लाइक हाथी। 6 महीना वापस वही पढ़ो और अटेम्प्ट दो, मतलब जान पे आता है फाइनल का वास्ट पोर्शन। उधर भी होता है ये सब, है क्या करने का, अपने को अपने साइड से पूरा जोर लगाने का, फिर थोड़ा अभी पाप कम करने का, समय को अमायिक करने का, प्रतिक्रमण करने का, चोवियार करने का। पाप कम करो, अपने आप लग साथ देगा। चलो नेक्स्ट वन हो गया, ये वाला आंसर मिला। 11 जून, सैटरडे है, 5 मार्च तो क्या है भाई, सैटरडे है तो क्या है, दोनों सर। संडे है ना, तो थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, आ जाएगा। कल टेस्ट है अभी छोड़ो। सर प्लीज अब छोड़ ऑल दो द ना। बेस्ट। तो कम लो सर लॉ का प्रीलिम भी तो है। सर अभी थियरी करवा दो। नहीं थियरी हाँ, करेंगे हम लोग, अभी तो बहुत टाइम है कर दिया यार, आज सर। आधा घंटा है और। चलो आज बहुत सम कर लिए सर। क्या 6-7 इतने सम किया है, सम किए। चुप रहे, 6-7 सम किया है, छोटा छोटा सम है। तो सम होमवर्क भी दे दिया अभी वी आर गोइंग टू अच्छा हाँ, 21st सम जो होमवर्क है वो देख लो जरा, लास्ट पॉइंट पढ़ लो 1 मिनट। 21st सम होमवर्क का जरा लास्ट पॉइंट देख लो, क्या दिया है। Any fraction of a day arising from the calculation is to be considered as full day. इसका अर्थ समझा? 4.1 रहेगा तो उसको अब तो विवान उसको ऐड कर देना। कोई भी डेसिमल हो सबको हायर साइड पे राउंड ऑफ करना है, मतलब 4.1 हो तो 5 days, 4.2 हो तो भी 5 days, 4.7 हो तो भी 5 days. Is that clear? Any fraction you round it off to a full day. Got it? So that's it. Now we are starting with something new, average due date में 2 party transaction, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि 2 पार्टीज है, से मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ए एंड बी 2 पार्टीज है। अभी ए हैज टू पे बी, ए हैज टू पे बी 2000, 3000, 4000 on different days, and B also has to pay A 500, 1500 on different days. ये पॉसिबल होता है। ओके, बिजनेस में ऐसा पॉसिबल होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं, ए बी को गुड्स बेच भी रहा है और ए बी से गुड्स खरीद भी रहा है, बी ए को गुड्स बेच भी रहा है, बी ए से गुड्स खरीद भी रहा है। पॉसिबल हो सकता है, फॉर एग्जांपल यू हैव अ क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और एक तुम्हारा क्लॉथ का ट्रेडर है, एक कपड़ा का ट्रेडर है और एक शर्ट्स बनाने वाली कंपनी है। तो शर्ट्स बनाने वाली कंपनी वो शर्ट वाले से क्लॉथ खरीदेगी और उसको फ्री अपना वो बना हुआ गुड्स शर्ट्स बेचती भी होगी, वो शर्ट्स में भी डील कर रहा होगा। और जो वो क्लॉथ वाला है ऑब्वियसली वो यहाँ से शर्ट्स खरीद रहा है और आपको क्लॉथ बेच रहा है। तो 2 बिजनेसेस ऐसे हो सकते हैं जो एक दूसरे को गुड्स बेचते भी हैं और खरीदते भी हैं, पॉसिबल है। ओके, तो इन सच अ सिचुएशन दोनों को एक दूसरे को पैसा देना और लेना दोनों पड़ सकते। सपोज
टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और कार कंपनी है, तो टायर वाली कंपनी कार वाली कंपनी को टायर बेच सकती है, जेके टायर और मारुति। जेके टायर मारुति को टायर बेचती है और उससे फिनिश गुड्स गाड़ी खरीदती है, वो भी हो सकता है। तो मारुति सामने वो टायर खरीद रही है, गाड़ी बेच रही है, तो दोनों एक दूसरे को गुड्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन है, एंड बोथ आर सपोज्ड टू पे एज वेल एज रिसीव फ्रॉम द अदर पार्टी डिफरेंट अमाउंट्स ऑन डिफरेंट डेट्स। तो अगर मैं आपको बोलूं कि A has to pay B 2000 on 1st Jan, 3000 on 1st Feb, 4000 on 1st March. Similarly, B has to pay A 1000 on 2nd Jan, 500 on 2nd Feb and 1500 on 2nd March. तो अलग अलग दिन पे पैसा एक दूसरे को देना भी है और लेना भी है, तो अच्छा क्या पड़ेगा, एक ही दिन डिसाइड करो और लमसम नेट अमाउंट डिस्चार्ज कर दो, सो दैट देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टीज। अच्छा पड़ेगा आपको। इतना सारा ट्रांजैक्शन करो, 3 अमाउंट अलग डे पे करो, 3 अमाउंट अलग डे पे रिसीव करो, इससे अच्छा एक ही अमाउंट आप एक दिन पे सेटल कर दो, सो दैट देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टीज। इधर आपका एडीडी काम आता है। करेक्ट? लॉजिक समझा इसका? तो ये दोनों पार्टी मिलके एक दिन ऐसा चूज करेंगे जिस दिन पे नेट अमाउंट का मतलब देखो यहाँ पे A has to pay B how much 9000 in all and B has to pay A how much 1000। तो इसको 9000 देने, इसको 3000 देने, तो क्या करेगा A सीधा नेट अमाउंट 9 - 3 6000 एक पर्टिकुलर डे पे दे देगा। ऐसा दिन ढूंढेंगे so that no gain or no loss happens to either of the parties by way of interest। Is that clear? वैसे ही आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी हो सकता है। A has to give 4 bills of exchange, 4 बिल्स पेबल का पैसा देना है, A has to pay B, और 3 बिल्स पेबल का पैसा B has to pay A, दोनों ने एक दूसरे पे बिल ड्रॉ करके रखे हैं। तो एक दिन ऐसा ढूंढेंगे जहां पे one day you can settle the entire amount without any gain or loss of interest. That is also possible. लॉजिक समझा इसका? क्या करना है अभी टू पार्टी ट्रांजैक्शन में, दोनों पार्टीज को एक दूसरे को देना है, लेना है, एक दिन पे सेटल करना है विदाउट एनी गेन लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अभी करना कैसे है, करना आपको सम के साथ में बताता हूँ। यू टेक एन एग्जांपल, इफ यू टेक एन एग्जांपल आई टेल यू सम नंबर 5 ले लो, सम नंबर 5, सी सम नंबर 5। Two traders X and Y buy goods from one another, each allowing the other 1 month's credit. At the end of 3 months, the accounts rendered are as follows. दोनों एक दूसरे से गुड्स खरीदते बेचते हैं और दोनों 1 महीने की क्रेडिट देते हैं, 1 मंथ का क्रेडिट देते हैं। अभी देखो पहला दिया गुड्स सोल्ड बाय X to Y, ये गुड्स सोल्ड की डेट है, मतलब इस डेट पे X ने Y को गुड्स बेचा है। तो अगर 18 अप्रैल को गुड्स बेचा है तो उसका पैसा ड्यू कभी आप बता सकते हो? 18 में। विल यू ऐड 3 days of grace? No, because this is not bill of exchange. This is normal buying and selling का transaction happening. Did you understand? तो 18 अप्रैल नंबर 5, क्वेश्चन 5, अगर 18 अप्रैल को X ने Y को गुड्स बेचा है तो Y has to pay 60 rupees to X on 18th May, right? 1 month का क्रेडिट कॉमन है। 15 मई को X ने Y को गुड्स बेचा है 70 रुपीज का, तो Y has to pay X 70 rupees on which date? 15th of June। 17 जून को X has sold to Y, तो Y has to pay X 80 rupees on which date? 17th of July। Similarly, goods sold by Y to X, राइट हैंड साइड पे आपको दिया है goods sold by Y to X, मतलब Y has sold to X on 23rd April 52 rupees का goods, तो X has to pay Y 52 rupees on which date? 23rd May। Similarly, 24th May को Y has sold to X, तो X has to pay Y 50 rupees on which date? 24th June। ये ड्यू डेट्स का लॉजिक समझ में आया? 1 मंथ क्रेडिट है दोनों का। 3 days हमने ऐड नहीं करना है बिकॉज दीज आर नॉट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो ही आप 3 दिन ऑफ ग्रेस ऐड करो। बिल है, लोन है, सॉरी परचेज है, सेल है, अमाउंट ड्यू है, लोन्स गिवन है, लोन टेकन है, तो इसमें कोई डेज ऑफ ग्रेस नहीं आने।
Is that clear? Hello. Now, calculate the date upon which the balance should be paid so that no interest is lost or gained by either of the parties X or Y. इसमें क्या करने का, टेबल वैसे ही बनेंगे आपके, दोनों के लिए बनेंगे, ठीक है। आप पहले ऐसे देखो कि गुड सोल्ड बाय X टू Y है ना, तो अमाउंट पेएबल बाय Y टू X ऐसा स्टार्ट करो। फॉर अमाउंट पेएबल बाय Y टू X, अमाउंट पेएबल बाय Y टू X, उसका एक टेबल बना लो। फिर हम वैसे ही X का बनाएंगे, सेम टेबल बनेगा आपका, वही कॉलम्स होंगे आपके, खाली फाइनल फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखते जाओ, इधर आएगा आपका नंबर, इधर आएगा आपका डेट ऑफ सेल या परचेज, इधर आएगा आपका पीरियड, क्रेडिट पीरियड, इधर आएगा आपका ड्यू डेट, इधर आएगा अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट एंड प्रोडक्ट। ये मैं क्या कर रहा हूं, अमाउंट पेएबल बाय Y टू X का बना रहा हूं। तो Y टू X का अमाउंट पेएबल में कौन सा देखूंगा मैं, गुड सोल्ड बाय X टू Y देखूंगा मैं, राइट। गुड सोल्ड बाय X टू Y वाला, उसका है 3 ट्रांजैक्शन, 1, 2 एंड 3। 18 अप्रैल, 15 मई और 17 जून। इन डेट्स पे गुड सेल हुआ है। पीरियड इज 1 मंथ, कॉमन क्रेडिट पीरियड इज 1 मंथ, 1 मंथ एंड 1 मंथ। ड्यू डेट आएगा आपका 18, इसमें 3 दिन ऐड नहीं कर रहा हूं, वंस अगेन आई एम टेलिंग बिकॉज दीज आर नॉट बिल ऑफ एक्सचेंज। 15 मई से 15 जून, 17 जून से 17 जुलाई। अमाउंट है इसके 60, 70 एंड 80 रुपीज। ओके, अब ड्यू डेट के लिए अपने को सॉरी बेस डेट ढूंढना है प्रोडक्ट के लिए। बेस डेट क्या लेने का, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अलग अलग बेस डेट नहीं, जब भी आपको इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, 2 पार्टी ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, तब दोनों पार्टी के ड्यू डेट्स देख लेने के, और सबसे अर्लीस्ट जो ड्यू डेट है दोनों पार्टीज का मिला के सब ड्यू डेट चेक कर लो, उसमें सबसे अर्लीस्ट ड्यू डेट विल बी योर बेस डेट। कॉमन बेस डेट लेने का दोनों के लिए, सबसे अर्लीस्ट बेस डेट और बोथ द पार्टी का मिला के ड्यू डेट। अभी इसका ड्यू डेट सार 18 में, 15 जून, 17 जुलाई। उसका क्या होगा ड्यू डेट्स, 23 में एंड 24 जून होगा। 23 में और 23 जून। अभी इन सबको चेक करो, सब में सबसे अर्लीस्ट क्या है, 18th में। 18th में है, तो ऊपर लिख देने का टेकिंग 18th में एज बेस डेट, टेकिंग 18th में एज बेस डेट। खाली एक को मत पकड़ना, दोनों का मिला के कॉमन बेस डेट लेना है आपको, ठीक है। तो 18th में एज बेस डेट, तो ये 0 हो गया। 18 में टू 15 जून कितना होगा आपका, 13 + 15, 28 डेज। 18 में से जुलाई कितना होगा, 13 + 30 + 17, 60 डेज। और प्रोडक्ट कर लो, दिस इज 16 × 0, 0, 17 × 28, 7 × 2, 7 × 14, 8 × 56, 196 एंड 68 × 4800। तो आपको टोटल मिलेगा 6760, 6760 and this is 210. Please check. मिला है? अभी मैं वही चीज अमाउंट पेएबल बाय X टू Y कर रहा हूं। फॉर अमाउंट पेएबल बाय X टू Y, नंबर, डेट ऑफ सेल या परचेज, पीरियड, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट एंड प्रोडक्ट। इसके 2 ही ट्रांजैक्शन हुए हैं, अप्रैल 23 एंड May 24।
पीरियड दोनों का क्रेडिट पीरियड एक एक महीना है, ऑन टॉप दे हैव गिवन 1 मंथ क्रेडिट। तो इसका ड्यू डेट आएगा 23rd मई और इसका ड्यू डेट आएगा 24th जून। अमाउंट्स आर 52 एंड 50। बेस डेट चेंज नहीं होगी यहाँ पे, याद रखना। मैंने कैसे ढूंढी थी बेस डेट? इन पांचों को मिला के, दिख रहा है, इन पांचों को जितने ड्यू डेट्स है सबको मिलाना है दोनों पार्टी के, उसमें से अर्लीस्ट डेट ढूंढना है। जितने ड्यू डेट्स है सबको मिलाना है, सबसे अर्लीस्ट डेट ढूंढना है, जो हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया था, विच वाज 18th में। तो 18th में ही रहेगा आपका बेस डेट, ये याद रखना। तो यहाँ पे 18 में से 23rd में इज 5 डेज, 18 में से 24th जून, बेस डेट इज 18th में। दोनों का कॉमन बेस डेट 18th में, बेस डेट 18 में। ओके, 5 डेज एंड 18th में से ना होता है ये 13 + 24 37 डेज। मल्टीप्लाई करो, 52 × 5 is 260, 50 × 37 is what? 1850 आ रहा है, 1850 and 260, are you getting that? तो 2110 आएगा शायद, चेक कर लो, 2110। अब मुझे देख के बताओ, देखो यहाँ पे क्या किया मैंने। ये y to x का है टेबल, इतना अमाउंट y को x को देना था, इतना अमाउंट x हैज टू पे y। तो नेट नेट बता सकते हो कौन किसको कितना पैसा देना चाहिए? 760 minus 2110। नहीं नहीं, वो तो प्रोडक्ट है, ये रहा अमाउंट 210 रुपया और 102 रुपया। तो y हैज टू पे इन ऑल 210 एंड y हैज टू रिसीव 102। तो नेट नेट y हैज टू पे 108। उसके लिए हम लोग एडीडी ढूंढ रहे हैं। एडीडी का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मली? बेस डेट प्लस और माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट, राइट? अब देखना फॉर्मूला क्या होगा। एडीडी इज बेस डेट प्लस और माइनस टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट के जगह डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस ऑफ अमाउंट। सिंपल, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस ऑफ अमाउंट। तो एडीडी इज नथिंग बट बेस डेट अपना कॉमन लिया हमने, कितना है बेस डेट? 18th में इज 18th में प्लस अपना पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि नेगेटिव कुछ लिया नहीं है, बेस डेट अर्लीस्ट लिया हमने। दिस इज 6760 minus 2110 अपॉन 210 minus 102, that number of days, which is 18th में प्लस कितना आ रहा है ये बताओ। 108 क्या 43 सॉरी 43.05 43.05 days, which is 18th में प्लस 43 days, which is ना आता है 13, यहाँ से 30th जून आएगा मेरे हिसाब से। 30th जून इज माय एवरेज ड्यू डेट। तो इसका मतलब क्या? 30th जून को कौन किसको कितना पैसा देगा बता सकते हो? x को देगा इतना। Therefore, on 30th June, Y has to pay X rupees 108. That's your final answer. Y has to pay X rupees 108. That is how you tackle with different party transactions. इंडिविजुअल सेटलमेंट अगर आप ये डेट पे आके देखोगे तो जितना इंटरेस्ट रिबेट है सब नलिफाई हो जाएगा, वाई का एक्स को या एक्स का वाई को, जो भी है। घर पे बैठ के आराम से कोई इंटरेस्ट रेट लेके आप कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हो। मतलब समझो ये 60 रुपया जो था 18 अप्रैल के जगह 30th जून को दिया तो इतने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा। 18 मई के जगह 30th जून को दिया, सॉरी 60 रुपीज। फिर आपने 15 जून के जगह 30th जून को दिया तो 15 रुपए का ब्याज 70 पे। 17 जुलाई वाले पे रिबेट मिलेगा, 23rd वाले पे आपको वापस इंटरेस्ट, 24 जून वाले पे आपको वापस इंटरेस्ट 6 दिन का। ओके, ऐसे 18th मई वाले पे आपको इंटरेस्ट। तो ये सब इंटरेस्ट और रिबेट दोनों पार्टी का मिला के चेक करोगे तो नलिफाई हो जाएगा।
no one has to pay or receive any interest to either parties. That is the meaning. कळलं की नाही सांगा. फॉर्म्युला समझा क्या किया चेंज? फॉर्मूला क्लियर है? अंडरस्टूड? ओके, तो ऑन दैट प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा थियरी में डिस्कस करता हूँ. ओके, नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे. डिफरेंट पार्टी का फॉर्मूला क्लियर, डिफरेंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस ऑफ अमाउंट. ओके, अभी थियरी सुन लेते हैं थोड़ा सा. कौन सा आपने पढ़ा? 4-5 कंसेप्ट जो डिस्कस किया था. गोइंग कंसर्न, पीरियोडिसिटी, देन वी डिस्कस्ड अक्रूवल डिस्कस किया था, मैचिंग डिस्कस किया था. बैठ रहा है दिमाग में? अभी और 2-3 अक्रूवल और मैचिंग में कुछ है ही नहीं ना डिफरेंस? नहीं डिफरेंस है. देखो, अक्रूवल बोलता है कि एक्सपेंस एंड इनकम शुड बी डिस्क्लोज ऑन अर्न्ड एंड इनकर्ड बेसिस, अर्न एंड इनकर्ड. और मैचिंग बोलता है कि आपको उसी टाइम पीरियड का एक्सपेंस और इनकम दिखाना है. मतलब आप 1 साल का इनकम ले रहे हो तो 1 साल का ही अक्रूड एक्सपेंस दिखाओ. आप 1 साल के इनकम के सामने 6 महीने का अक्रूड एक्सपेंस नहीं दिखा सकते. समझा? 3 महीने की इनकम ले रहे हो तो सामने 3 ही महीने का एक्सपेंस दिखाओ. मैच करो. अगर आपके 1 लाख के गुड सेल हुए हैं 2 लाख में, तो परचेज भी 1 लाख का और सेल 2 लाख का, ऐसे दिखाओ. जो बचा हुआ स्टॉक है वो मत दिखाओ. वो मैचिंग बोलता है. एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटर रिलेटेड है, बट बेसिक मीनिंग ये है मैचिंग का, कि मैचिंग बोलता है कि जितने टाइम का इनकम है उतने टाइम का एक्सपेंस, ना ज्यादा ना कम. ओके, तो आप कंपेयर कर पाओगे ईयर ऑन ईयर. एंड अक्रूवल बोलता है कि अर्न्ड और इनकर्ड बेसिस पे दिखाओ एक्सपेंस. अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है, कुछ रिसीवेबल है, तो वो भी दिखाओ. ओके, और मैचिंग के वजह से आपका प्रीपेड और रिसीव्ड इन एडवांस आ जाता है, वो नेक्स्ट ईयर पे जाता है. मैचिंग और गोइंग कंसर्न, क्योंकि आगे बिजनेस चलने वाला है और आप 1 ही साल का मैच करके दिखा रहे हो, तो आगे जो रिसीव्ड इन एडवांस है या प्रीपेड है वो आपका बेनिफिट आगे पीछे देना बाकी है. फ्यूचर वाले ईयर्स में चलेगा, बंद नहीं होना. उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका कॉस्ट कंसेप्ट. व्हाट डज कॉस्ट कंसेप्ट स्टेट? रिमेंबर कॉस्ट कंसेप्ट इन केस ऑफ एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स के केस में कॉस्ट कंसेप्ट आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला. हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेंटेन करने का. ठीक है. नाउ देयर आर वेरियस अदर वेज ऑफ मेंटेनिंग द एसेट्स आल्सो. ये भी हम लोग लर्न करेंगे आगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट में आएगा. इसमें आता है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट आ जाता है, आपका करंट कॉस्ट आ जाता है, आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है, आपका ये आ जाता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ जाता है. ओके, प्रेजेंट वैल्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट कॉस्ट, मार्केट वैल्यू मेथड होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड होती है. अलग अलग तरीके से आप एसेट और लायबिलिटी को दिखा सकते हैं. लेकिन पुरातन परंपरा से, ये कंसेप्ट क्या है? पुरातन परंपरा से चल रही प्रथा है. परंपरा प्रथा चल रही है, पहले से चल रही है, बिजनेस में सूटेबल है, इसलिए ये कंसेप्ट चलते आ रहे हैं. ठीक है. तो ये कंसेप्ट्स के बेसिस पे मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस दे शो देयर एसेट्स एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो प्राइस पे खरीदा है वही प्राइस पे दिखाते हैं. फ्लक्चुएशंस अवॉइड करते हैं. ओके, जब बेचने की बारी आई तब जाके उसका जो प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड होता है, या फिर बहुत कंटिन्यूअसली कोई एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है तब जाके रिवैल्यू करते हैं. ठीक है. तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस हो गया आपका. तो दूसरे कोई कॉस्ट एकदम करेक्ट रिजल्ट नहीं देते, आपको करेक्ट वैल्यूएशन देते नहीं है. समझो मैं मार्केट वैल्यू लिखता हूँ, मेरा बिजनेस मार्केट वैल्यू का पॉलिसी डाल रहा है. मैंने आज एक मशीन खरीदा है 5 लाख रुपए का, उसको मैं मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो आज उसका मार्केट वैल्यू 5 लाख है, कल उठ के मार्केट वैल्यू हो गया 6 लाख, तो मेरे को वापस चेंज करना पड़ेगा 6 लाख. कल उठ के मार्केट वैल्यू हो गया 3 लाख, वापस मैं चेंज करूंगा 3 लाख पे. तो वो चेंजेस करते जाऊंगा और मेरे प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो जाएंगे अननेसेसरीली. तो मार्केट वैल्यू बोलो या फिर प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू आप कैपिटल बजटिंग में सीखोगे नेक्स्ट ईयर. प्रेजेंट वैल्यू क्या बोलता है कि आपके इस एसेट में से कितने फ्यूचर कैश फ्लोज आने वाले हैं, उसको आप डिस्काउंट करते हो एक डिस्काउंट रेट लेके 12%, 13%, और उसका प्रेजेंट वैल्यू लेके आते हो. जैसे हमने गुडविल में सीखा था, एन्युइटी वैल्यू मेथड ऑफ गुडविल में, याद है आपको? गुडविल का हमने प्रेजेंट वैल्यू ढूंढा था. कैसे ढूंढा था? इतना इतना हर एक साल फ्यूचर में मिल रहा है, तो इंटरेस्ट के हिसाब से डिस्काउंट करके आज की तारीख में क्या वैल्यू होना चाहिए उस एसेट का,
दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू। तो वैसे आप हर एक एसेट, जैसे गुडविल वैल्यू की थी ना हमने प्रेजेंट वैल्यू बेसिस पे, याद है वो पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, आज की तारीख में कितना इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर डेज में इतना 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 मिलेगा। तो वो हम लोग एस्टिमेट करके ढूंढते हैं कि इस एसेट की प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, और वो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वो भी एस्टिमेट्स है, करेक्ट रिजल्ट नहीं देता है अपने को प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू बोलो या करंट कॉस्ट बोलो या मार्केट वैल्यू बोलो, they keep on fluctuating and they don't give you the exact result. That's why historical cost is used by majority of the business. Okay, but historical cost का flaws है। क्या flaws है? आपने जमीन खरीद के रखी है 1 लाख की 10 साल पहले, आज हो गई है 10 लाख की। ना क्योंकि आपने बेची नहीं है, वो बुक्स में 10 लाख की दिख नहीं रही है, 1 लाख की दिख रही है। सडनली बेचोगे तब प्रॉफिट होगा, तो वो ट्रू वैल्यू नहीं दिखा रहा है आपका एसेट का। इसीलिए इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग थोड़े थोड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मर्ज हो रहे हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में एसेट्स को रीवैल्यू करते रहते हैं, घड़ी घड़ी नहीं, एक रीजनेबल पीरियड के बाद 2, 3, 4 साल के बाद अगर आपका एसेट कंटिन्यूअसली अपवर्ड है या डाउनवर्ड है तो आप उसको रीवैल्यू करते रहो, सो दैट वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर बताए आपके बिजनेस। गॉट इट? तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट, अभी एक एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल, बॉम्बे डाइंग, यू नो बॉम्बे डाइंग, नेस वाडिया, वाडिया एंड कंपनी, वाडिया ग्रुप की कंपनी है। ओके, बॉम्बे बर्मा, बॉम्बे डाइंग, ब्रिटानिया, इंडिगो अपना एयरलाइन है, ऑल दीज आर वाडिया ग्रुप का कंपनी। ठीक है, अभी इसमें एक कंपनी है बॉम्बे डाइंग, उसका काम है टेक्सटाइल्स का। उसने बहुत ही सस्ते वैल्यूज पे जमीन खरीद के रखी है आज से 20-30 साल पहले साउथ बॉम्बे एरिया में। अभी उसकी आप बुक में प्रॉपर्टी उठा के देखोगे तो लाख, 2 लाख, 5 लाख या करोड़, 2 करोड़ आसपास दिखेगी आपको, बट उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू इन प्रेजेंट डे इट इज इन हंड्रेड्स ऑफ करोड़, 100 गुना हो चुकी है, लेकिन बैलेंस शीट उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है क्योंकि कंपनी स्टिकिंग टू हिस्टोरिकल कॉस्ट पॉलिसी। तो ऐसी कोई कंपनी है, तो इसमें क्या होता है, आपको ट्रू पिक्चर नहीं दिखता है, तो वैल्यूएशन बहुत अंडर वैल्यूड दिखती है कंपनी आपको बाहर से, बट कंपनी की एक्चुअली बुक में बहुत अप्रिशिएट हो चुकी है वैल्यू। वो सब प्रॉफिट मिलना चाहिए शेयर होल्डर्स को, वो रियलाइज नहीं हुआ इसलिए दिख नहीं रहा है कुछ। तो जस्ट एन एग्जांपल के ये हिस्टोरिकल कॉस्ट का फ्लॉ है, तो इसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं कि जितना हो सके उतना उसको रीवैल्यू करें, अपडेटेड रहे, बट इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करते रहे, उसका भी ध्यान रखना है। ओके, तो इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करके आपको वैल्यू दिखानी पड़ती है एसेट। ओके, तो ये कंसेप्ट है, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा कुछ थप्पा लगा के बोलता नहीं है कि यही करो, वो बोलता है कि, और अभी तो मर्ज हो रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, तो धीरे धीरे हम लोग रिवैल्यू करके उसकी एग्जैक्ट वैल्यू दिखाने की ट्राई करते हैं। गॉट इट? सो दैट्स योर कॉस्ट कंसेप्ट दैट बिलोंग्स टू द एसेट। दूसरा उसी से रिलेटेड कंसेप्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट भी उसी का चाचा का कजिन ब्रदर है। वो रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है, आप एसेट को जब बेचते हो तब उसका प्रॉफिट या लॉस जो है दिखाओ, उससे पहले मत दिखाओ। अब ये रियलाइजेशन और कॉस्ट दोनों थोड़े थोड़े रिजिड कंसेप्ट है, इसको हम थोड़ा थोड़ा इंटरनेशनल कंसेप्ट से मर्ज करते हैं और रिवैल्यू कर देते हैं। रियलाइजेशन बोलता है कि प्रॉफिट लॉस तब भी दिखाओ जब रियलाइज होगा एसेट को बेच के, पहले मत दिखाओ, एडवांस में मत दिखाओ। लेकिन हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़े थोड़े टाइम पे अपवर्ड डाउनवर्ड रिवैल्यू करते हैं और गेन लॉस दिखा देते हैं। याद है वो डेप्रिसिएशन चैप्टर में बताया था, अपवर्ड रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन इज डेबिटेड टू पीएनएल। लॉस हुआ है तो पीएनएल में दिखा देते हैं, अपवर्ड हुआ है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में कैपिटल प्रॉफिट करके दिखा देते हैं। तो वो करते रहते हैं, रियलाइजेशन का वाट नहीं देखते अभी हम लोग। ओके, तो रियलाइजेशन ऐसे बोलता है कि जब आप एसेट बेचोगे तब रिकॉर्ड, हम लोग अभी उसको थोड़ा बीच में करते हैं, एडवांस में करके दिखा देते हैं। और एक चीज बोलता है रियलाइजेशन कंसेप्ट की, लॉस है तो एडवांस में दिखाओ, प्रॉफिट मत दिखाओ। ये भी थोड़ा रिजिड है, तो ये भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। हम लोग लॉस और प्रॉफिट दोनों दिखाते हैं टू शो ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द एसेट। ओके, तो दैट वाज रियलाइजेशन एंड कॉस्ट कंसेप्ट रिलेटेड टू योर एसेट। कंसेप्ट का मतलब समझा, क्या बोल रहा है कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाओ, रियलाइजेशन पे प्रॉफिट लॉस दिखाओ। लेकिन सिंस वी आर मर्जिंग विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इसमें वी आर चेंजिंग थोड़ा थोड़ा डे बाय डे। इसीलिए कांस्टेंट तीन ही है ग्लोबली, बाकी सब कंसेप्ट क्या है, पारंपरिक है, कंट्री के डेवलपमेंट के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस होते जाते हैं। तीन कंसेप्ट वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड। व्हाट आर दोस थ्री कंसेप्ट्स? रिमेंबर CAG, कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न
एंड अक्रूवल। ये कंसेप्ट में कोई चेंजेस नहीं होता। गोइंग कंसर्न अज्यूम्ड है बिजनेस लंबा चलेगा, अक्रूवल फॉलो करेगा, टाइम बेसिस अर्न्ड बेसिस पे इनकम एक्सपेंस, एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द नेक्स्ट कंसेप्ट वी आर लर्निंग। कॉस्ट कंसेप्ट देखा, रियलाइज। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या बोलता है? कंसिस्टेंसी बोलता है आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी लेते हो, रिमेंबर व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज? डेप्रिसिएशन के वक्त, स्टॉक के वक्त देखा था हमने। व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज? याद है किसी को? व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज? ऐसा मत करो यार। Methods to value asset. Methods, they are internal rules and regulations applied by the company, internal principles applied by the company within the framework of standards and concepts. Within the framework of standards and concepts के अंदर रह के थोड़े बहुत rules वो खुद से apply करता है, उसको कहा जाता है policies. Is that clear? Can you give me an example of accounting policy? We have learned 3-4. Straight line written down. Straight line written down value of method of depreciation, और गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन पॉलिसी रहता है। गुडविल का मेथड वो ले सकता है चूज करके। और योर factual वेटेड एवरेज, periodic. नॉर्मल एवरेज, सिंपल एवरेज। यस, पीफो, लीफो, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड वो अप्लाई कर सकता है। और भी लर्न किया था पॉलिसी हमने, स्टॉक में ही लर्न किया था एक और पॉलिसी, परचेज सेल वाली, रेवेन्यू रिकॉग्निशन की पॉलिसी, इनवॉइस बेसिस या एक्चुअल स्टॉक आया गया बेसिस, राइट? RDD on debtors also. RDD on debtor is also a policy. कितना रेट से रखना है? Yes, true, correct. Employee provision का benefit is also a policy. Okay. So internal policy ये डिसाइड की हुई है कंपनी की। ये जो भी वो डिसाइड करता है कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी शिफ्ट नहीं कर सकता है। कब शिफ्ट करने का? तीन चॉइसेस दिए आपको, 3 पॉसिबल सिचुएशन में आप ये पॉलिसी कर सकते हो। याद है किसी को 3 सिचुएशंस? Better presentation. Better presentation, Change in law. change in law, Change in expected life. change in standard, accounting standard. अगर accounting standard बोलता है चेंज करना है, law बोलता है चेंज करना है, या better presentation of accounts. Okay? वो better presentation of account जो दिया हुआ है उसको इतना खुरेद के कंपनीज एक्सप्लॉइट कर लेती है इंडिया में। वो बेटर प्रेजेंटेशन के वजह से वो पॉलिसी की धज्जियां उड़ जाती है। ओके, तो बेटर प्रेजेंटेशन का रीजन देके पॉलिसी में इतने चेंज करके दिखा देती है कि शेयर होल्डर और बैंक दोनों गुमराह हो जाते हैं। ये कंपनी झोलू है कि सच में यार बेटर प्रेजेंटेशन के लिए पॉलिसी चेंज किया है। ओके, ये एक ऐसा फ्लॉ है उसमें दिया हुआ है। जब आईसीआई ने लॉन्च किया था पॉलिसीज का पार्ट और कंपनीज को दिया था, AS1 डिस्क्लोजर वाला स्टैंडर्ड है, उसमें आईसीआई बोलता है कि AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, वो डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको। वो क्या बोलता है AS1 डिस्क्लोजर, कि आप जो भी पॉलिसी यूज करते हो उसको डिस्क्लोज करो, उसकी डिटेल बताओ, अगर मटेरियली इंपैक्ट करता है बैलेंस शीट को तो वो भी दिखाओ, और पॉलिसी घड़ी घड़ी चेंज मत करो, कंसिस्टेंट रखो, क्योंकि ग्लोबली आपका कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी। नहीं तो क्या है, शेयर होल्डर घूमते जाएगा। आप एक साल फीफो कर रहे हो, एक साल वेटेड एवरेज कर रहे हो, एक साल FIM अप्लाई कर रहे हो, एक साल RBM अप्लाई कर रहे हो, तो शेयर होल्डर को क्लियर अंदाजा नहीं आएगा, आपके फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है प्रॉफिट्स लॉसेस, तो इन्वेस्ट कैसे करेगा? बैंक आपके फ्यूचर सकता है तो आपको लोन कैसे देगा? तो घूम जाएंगे वो लोग। तो इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत बहुत जरूरी है। बट हमारी इंडियन कंपनीज 85-90% कंपनीज झोलर हैं, तो वो ये पॉलिसीज को एक्सप्लॉइट करती हैं और चेंज करती रहती हैं विद दैट झोल। प्रैक्टिकली आपको नहीं करना है। ओके, स्टैंडर्ड चेंज हो, लॉ चेंज हो, या बहुत ही जरूरी हो बेटर प्रेजेंटेशन हो, तब आपको पॉलिसी चेंज करनी है, वरना नहीं करनी है। स्टिक टू पॉलिसी रहना है। देखो, पॉलिसी अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि अमाउंट सेम होना चाहिए हर साल, अमाउंट्स विल चेंज, बट आपका जो रूल है फॉर दैट एसेट, FIM है तो FIM पे स्टिक रहो, RBM है तो RBM पे स्टिक रहो, स्टॉक में फीफो तो फीफो पे स्टिक रहो, रूल पे स्टिक रहो, सो दैट आपका फ्यूचर प्रेडिक्शंस पॉसिबल हो, कंपैरिजन पॉसिबल हो प्रॉफिट्स के साथ। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज योर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो दिस इज गिवन बाय कंसिस्टेंसी, ग्लोबली एप्लीकेबल है। कोई भी कंपनीज पॉलिसी अप्लाई करती है, कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, घड़ी घड़ी डाइवर्ज नहीं होना है वहां से। ओके, and the last two concepts, disclosure and materiality, you have learnt it in 11th. Do you remember disclosure and materiality? Disclosure अभी मैंने बता भी दिया आपको कंसेप्ट एक। What does disclosure concept state? सब पॉलिसी डिस्क्लोज करने का, सब पॉलिसी डिस्क्लोज करने का, ट्रांसपेरेंट रहने का, ट्रू एंड फेयर यूज डिस्क्लोज करने का। What does materiality concept state? Only those things which are worth recording हाँ, should be recorded economically in valuable items. Okay,
ओके, वर्थ रिकॉर्डिंग का मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल है, जिसका पैसे से ज्यादा इंपैक्ट है। अभी रिलायंस जैसी कंपनी के लिए लाख 2 लाख इज अ स्मॉल अमाउंट है, करोड़ इज अ बिग अमाउंट है, बट कोई छोटी कंपनी है या फिर कोई छोटा बिजनेस है उसके लिए लाख भी बड़ा अमाउंट है, 10,000 छोटा अमाउंट है। तो अपने बिजनेस के हिसाब से देखो, जो मटेरियली इकोनॉमिकली वैल्यूएबल आइटम्स है उसको अच्छे से डिस्क्लोज करो, सेपरेट अकाउंट में दिखाओ, नजर में आना चाहिए, बराबर से बताओ। बट जो वैल्यूएबल नहीं है, इकोनॉमिकली छोटे वैल्यूज के, उसको क्लब करो, मर्ज करो, इग्नोर करो तो भी चलेगा। बाल की खाल मत उधेड़ो, बाल की खाल मत उधेड़ो, ये बोलना चाहता है कंसेप्ट। ओके, मटेरियलिटी कंसेप्ट। तो मटेरियलिटी बोलता है कि इंपॉर्टेंट आइटम बराबर से करो, जिसपे डिसीजन मेकिंग बेस्ड है, शेयर होल्डर, बैंक, गवर्नमेंट का, वो बराबर से डिस्क्लोज करके उसमें झोल नहीं चाहिए। छोटा वैल्यूज कर दो मर्ज, वांदा नहीं, नो इश्यूज। दैट्स योर डिस्क्लोजर एंड मटेरियलिटी कंसेप्ट। तो 5 कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए इतने टाइम में। कॉस्ट कंसेप्ट डिस्कस किया, कॉस्ट कंसेप्ट क्लियर है सबको? कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है शो योर एसेट्स एट व्हाटएवर द बेस्ट वैल्यू यू कैन शो, बट उसमें हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट ही अप्लाई करते हैं। तो कॉस्ट कंसेप्ट में ही दे दिया कि हिस्टोरिकल कॉस्ट डाल दो, कि हिस्टोरिकल कॉस्ट में बेटर वैल्यू दिखती है इसलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखाओ। लेकिन वो थोड़ा रिजिड है, इसलिए हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मर्ज हो रहे हैं, उनके कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं, कॉस्ट कंसेप्ट को धीरे धीरे डाइल्यूट कर रहे हैं और प्रेजेंट वैल्यू और मार्केट वैल्यू पे दिखाने की ट्राई कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू ऑफ पिक्चर दिखाने। प्लस कॉस्ट कंसेप्ट का एक और फ्लो है कि ह्यूमन कॉस्ट नहीं दिखाता है, वो बताया था आपको, मॉनेटरी कॉस्ट दिखाता है। तो ह्यूमन अकाउंटिंग इज अ न्यू एरिया ऑफ अकाउंटिंग दैट इज गेटिंग डेवलप्ड इन रिसेंट ईयर्स, जहाँ पे आप ह्यूमन अकाउंटिंग को भी वैल्यू करके दिखाने की ट्राई करते हो, ह्यूमन बींग्स की वैल्यू ढूंढने की ट्राई करते हो, कितना बेनिफिट दे सकता है ऑर्गेनाइजेशन, उसके बेसिस पे उसकी वैल्यू ढूंढ के आप रिकॉर्ड करने की ट्राई करते हो बैलेंस शीट। ओके, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बोलते हैं। सो दैट दोज आर फ्लॉज ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखा तो रहे हैं बट चेंज करना जरूरी है। रियलाइजेशन कंसेप्ट आपको बताया, वो बोलता है कि ऐसे जब रियलाइज हुआ तब रिकॉर्ड करो गेन लॉस, वो भी थोड़ा फ्लॉड है, धीरे धीरे गेन लॉस एडवांस में रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग वैल्यू करके। तीसरा हमने देखा मटेरियलिटी एंड कंसिस्टेंसी। डिस्क्लोजर बोलता है ट्रू एंड फेयर व्यू, सब कुछ डिस्क्लोज करो, जो है ट्रांसपेरेंट रखो। मटेरियलिटी बोलता है जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्क्लोज करो, लेस इंपॉर्टेंट इग्नोर करो। और कंसिस्टेंसी बोलता है साल दर साल पॉलिसी को सेम रखो, बने तब तक चेंज ना करो। इज दैट क्लियर? तो रिवाइज दीज पॉइंट्स आपके नोट्स में से, इसमें कोई डाउट्स है तो आप वेट कीजिए। पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, 4 मार्क का क्वेश्चन के लिए मटेरियल होना चाहिए आपके पास लिखने के लिए। एक बार रीड कर लोगे और जो मैंने बड़बड़ की है वो थोड़ी दिमाग में होगी, तो ओन वर्ड्स में यू कैन मेंशन एंड राइट एटलीस्ट 3-4 पॉइंट्स, राइट? तो रीड, go through the points, read it. Still if you have any doubts you wait, otherwise you can leave. Tata bye bye, see you, मिलते हैं अपन कल मंडे। सर थियरी इंक्लूडेड होगा ये प्रीलिम्स में? थियरी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा डाल दूं ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। ट्रू और फॉल्स होता है, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में, नॉट द आंसर इन ब्रीफ लॉन्ग आंसर्स नहीं, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म। इंक्लूड ना दिस, मतलब ये जो है अभी पॉलिसी और वो सब, वो इंक्लूड हो गए ना? हाँ हाँ हाँ, जो अपना सिलेबस हो रहा है वो सब इंक्लूडेड है। मतलब ये सब भी आएगा ना? हाँ, इसमें ट्रू और फॉल्स मतलब, ट्रू और फॉल्स मतलब कैसा? इफ आई टेल यू से all important information must be disclosed with true and fair view is given by concept of accrual. So is it true or false? False. तो आपको रीजन लिखने का कि भाई this is given by disclosure and materiality concept and accrual states that income and expenses should be recorded on an incurred basis. ये 2 लाइन का रीजन ऐसा ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आपको आएगा, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। सब चैप्टर का ट्रू और फॉल्स थोड़ा मैं डिस्कस भी करूंगा, अगर हुआ पॉसिबल तो आई विल इंक्लूड इन प्रीलिम, अदरवाइज ब्रीफ आंसर नहीं है, ट्रू और फॉल्स आ सकता। बोलो, एनी अदर डाउट्स? सर या बोलो। सर ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में इधर एग्जांपल दिया है, stationery purchased by the organization though not used fully in the accounting year